जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज भी हम बहुत सारी अच्छी और नई जानकारियों के साथ उपस्थित हो गए हैं आप सभी किसान भाई बहनों के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है योजना। आम के मंजरों को मिली बग्स से बचाएं। छोटे भूभाग में बेहतर जुताई करता है मिनी पावर बीडर। राज्य में केंद्र द्वारा चलाई जा रही उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के ग्रामीणों को कई प्रकार से सहयोग पहुंचाई जा रही है। केंद्र प्रायोजित उद्यमिता विकास योजना के तहत हमारे झारखंड राज्य में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य, दूध सहकारी समितियां, दूध संघ और प्रगतिशील किसानों को सहयोग दिया जा रहा है। नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इनसे जुड़े सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए गव्य विकास पदाधिकारी और नाबार्ड के जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। जाड़े का मौसम खत्म होते ही आम के पेड़ों पर मंजर आना शुरू हो जाते हैं, परंतु अच्छे और मीठे आम भरपूर मात्रा में हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हमारे पेड़ों पर लगे मंजर आम बनने तक सही सलामत रहें। आइए जानते हैं मंजर की सुरक्षा के उपाय। मंजर आने वाला है किसान भाइयों। अभी देखिए आपका मिली बग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। ठंडा के मौसम में आपका मिली बग सफ़ेद होता है, पाउडरी टाइप का होता है, पूरा तना में हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाई एक उपाय तो ये है कि आप जो पेड़ है, पेड़ के नीचे आप गड्ढा कर दें, क्योंकि वो कीड़ा मिट्टी के अंदर रहता है, तो मिट्टी जनित है, इसलिए वो तना में आप चिपचिपा पदार्थ दे दें जिससे वो चढ़ने नहीं सकेगा। अल्काथेन सीट भी मिलता है, उसको भी आप दे सकते हैं। दूसरा, यदि चल गया, ऊपर पौधा में चल गया, तो आप इसके लिए बुफ्राफेंजिन करके दवा आता है, इसका 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर दें तो आपका जो मिली बग है, ये कीट आपका खत्म हो जाएगा। लत्तेदार सब्जियों में कद्दू, करेला, झिंगी इत्यादि प्रमुख हैं। जो किसान भाई कद्दू की फसल लगाना चाहते हैं, वे अच्छी उपज प्राप्ति के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत नामक कद्दू के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा। झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करता है कद्दू की पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत किस्में। कद्दू की ये किस्में विशेषकर गर्मा फसल के समय लगाया जाता है। पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत किस्में रोगरोधी होने के साथ ही अच्छी फलन क्षमता वाली होती हैं। इसके फल लगभग 1 से 1.5 फीट लंबे होते हैं। इनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, अर्का, ये 3 वैरायटी जो है हमारे संथाल परगना के लिए बहुत ही सूटेबल है। और ये जो है इसका साइज भी जो है 1 फीट का होता है, 1 से 1.5 फीट का होता है। और ये जो है मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे तो फसलों में समस्याओं का होना आम बात है। इसी प्रकार वर्तमान समय में गेहूं की फसल में पीला रस्ट लगने की समस्या होती है। इसका नियंत्रण किस प्रकार करें, आइए जानते हैं इसकी तकनीक। गेहूं में जैसे गेहूं आपका पीला रस्ट का प्रकोप होता है, इसके लिए किसान भाई विटावेक्स करके आता है दवा, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर दें तो जो कीट रोग है, रस्ट है, पीला रस्ट, ये आपका नियंत्रित हो जाएगा। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। यह मोटर द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। छोटे खेत, बागीचों इत्यादि में जुताई कार्य करने के लिए यह बहुत ही उत्तम उपकरण है। मिनी पावर बीडर ट्रॉली नुमा होता है। इसमें 2 चक्के लगे होते हैं और एक हैंडल होता है, जिसे पकड़कर आसानी से पूरे खेत में जुताई की जा सकती है।
अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं ये कैसे अन्य किसानों से बेहतर हैं। मैं खेती कर रहा हूँ कम से कम 95-90 से लगभग। तो खेती में हमको बहुत सा फायदा भी होता है। तो खेती करके हम अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। अभी बीए कर रहा है मेरा बड़ा लड़का, उसका छोटा लड़का अभी मैट्रिक बोर्ड लिखा था। उसके प्लस हम लोग के खेती से बहुत तरह तरह के मतलब फसल हम लोग लगाते हैं। जैसे हुआ अभी आलू कोड़ा किए, अभी सब्जी का पूरा टमाटर, शिमला मिर्च, कद्दू ये सब के गाछी कर रहे हैं। खीरा का लगाने के भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख मंडियों में अनाज पूर्व के सप्ताहों के मूल्यों पर टिकी रही। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि हो सकती है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 11800 रुपए से लेकर अधिकतम 13800 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 8410 रुपए से लेकर अधिकतम 8875 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6700 रुपए। चीनी न्यूनतम 3450 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो हम आगे जानकारी और बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप सभी जानते होंगे कि गेहूं की फसल खड़ी हो चुकी है, तो उसमें सिंचाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे किसान भाई बहनों को सिंचाई प्रबंधन के बारे में मालूम नहीं होता। तो इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जो प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। नदी, पेड़ पौधे इस प्रदेश की सुंदरता की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। खेती किसानी करना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर किसान अपनी खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर अपनी उपज में बढ़ोतरी कर रहे हैं। झारखंड के परिवेश में अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं, धान की फसलें उपजाई जाती हैं।
अच्छी बढ़वार हेतु कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर किए गए खेती से किसानों को गेहूं की फसल से अच्छी उत्पादन प्राप्त होती है। इसके लिए किसानों को बहुत सी बातों का ख्याल रखना भी जरूरी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का चुनाव, खरपतवार नियंत्रण तथा सिंचाई व्यवस्था जैसी बुनियादी बातों का ख्याल रखना है। गेहूं फसल में सिंचाई प्रबंधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें किसानों को यह समझना जरूरी है कि कब कब और कैसे सिंचाई करना उचित है। आमतौर पर गेहूं फसल में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, मगर झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में पानी की कमी होने के कारण किसान 2 से 3 ही बार गेहूं फसल में सिंचाई कर पाते हैं। गेहूं फसल की बीज बुआई से पूर्व मिट्टी को 2 से 3 बार हल्की जुताई कर पाटा से समतल बना देने से मिट्टी हल्की तथा भुरभुरी हो जाती है, जिससे मिट्टी में बीजों का अंकुरण सही तरीके से होता है। सिंचाई के लिए बीज बुआई के 20 से 21 दिन के बाद जब हमारी फसल CRI स्टेज में होती है, तब पहली सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। दूसरी सिंचाई जब फसलों से कल्ले निकलने लगते हैं तब, तीसरी सिंचाई बाली निकलते वक्त तथा चौथी सिंचाई दाना में दूध भरते समय सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के बीच में हो जानी चाहिए। उस समय क्राउन रूट जिसको बोलते हैं, जड़ जमने की अवस्था, सफ़ेद जड़ निकलते हैं और गुच्छे में जड़ निकलते हैं। तो उस समय अगर पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के बीच में हो जाती है तो कल्ले सबसे ज़्यादा निकलते हैं। कल्ले निकलने का मतलब है कि पौधों की संख्या अधिक निकलना। अगर 2 सिंचाई है तो पहली सिंचाई 21 से 25 दिन जैसे हमने बताया जड़ जमने की अवस्था, और दूसरा जो सिंचाई होता है वो आपका बालियाँ जो जब निकलती हैं उस समय दिया जाता है। लेकिन अगर 2 से अधिक सिंचाई अगर हो तो तीसरी सिंचाई लगभग 65 दिन पर दिया जाता है, जिस समय गांठ बनने की अवस्था हो जाती है, गांठें बनने लगते हैं और वो फसल तैयार होने लगता है। उसके बाद चौथी सिंचाई जो है वो गाभा की अवस्था में दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे पौधों में तो पौधों की मोटाई बढ़ जाती है और अंदर में बाली रहता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो गर्भावस्था मान सकते हैं आप उसको कि गर्भ में बाली रहता है और दिखता नहीं है। तो उस अवस्था में आपको सिंचाई देनी है। पांचवी अगर उसके बाद अगर सिंचाई देते हैं तो फिर जब बाली निकलता है उस समय सिंचाई देनी चाहिए। और फिर दूध बनने की अवस्था जो होती है, जैसे बालियों में दूध बनने लगता है, उस समय दाने में दूध बनने लगता है, उस समय सिंचाई देनी चाहिए। और अंतिम सिंचाई आपको देनी चाहिए जब पौधा दाने जो पकने लगते हैं उस समय। यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आपके पास समुचित सिंचाई है, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई है, तो अंतिम सिंचाई जो है लगभग 110 से 115 दिन की अवस्था में निश्चित पड़नी चाहिए। फसलों के बढ़ते समय खेत में खरपतवार भी बढ़ते हैं, जो हमारे फसलों को बढ़ने से रोकते हैं। अतः समय समय पर इसका नियंत्रण करते रहना चाहिए। नियंत्रण के लिए किसान निकाई गुड़ाई का इस्तेमाल या रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 2,4-D नामक रसायन का 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर खरपतवार पर छिड़काव कर किसान अपने फसलों को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। खरपतवार से काफ़ी प्रभावित होता है फसल, गेहूं की फसल खासकर। और इसमें 2 तरह के किसान भाइयों को जानना चाहिए कि 2 तरह के इसमें खरपतवार आते हैं। एक तो चौड़ी पत्ते वाले आते हैं और एक सकरी पत्ती वाले आते हैं। सकरी पत्ती वाले जैसे गुल्ली डंडा होता है, बाली जैसा निकल जाता है, गेहूं के जैसा बाली ही ऊपर में, जिसको गेहूं का मामा भी बोलते हैं। और एक जंगली जई होता है जो ज़्यादा परेशान करता है। और चौड़ी पत्ती वाले तो जानते ही आप, जैसे बथुआ हुआ, खरतुआ हुआ, या फिर आपको जंगली पालक हुआ, पालक की तरह चौड़ा पत्ता हो जाता है, या कांग्रेस ग्रास जिसको बोलते हैं आजकल जो रोड के किनारे बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं, गाजर घास भी उसको बोलते हैं। तो इस तरह के चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ते वाले आते हैं। लेकिन किसान भाइयों को ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ खरपतवार हो हाथ से निकाले, खुरपी से निकाले, लाइन में बुआई करे तो आसान होगा। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर बड़े एरिया में अगर खेती करते हैं और मजदूर उपलब्ध नहीं है तो वैसी स्थिति में अगर सकरी पत्ती वाले अगर आपके खरपतवार हैं तो उसके लिए आइसोप्रोटूरॉन 75%, जिसको 75% कहते हैं, आइसोप्रोटूरॉन, उसको आप लगभग 1.5 किलो 1 हेक्टेयर के लिए ले लें और 1000 लीटर पानी में मिलाकर उसको बराबर से मिलाकर और स्प्रे कर दें। सिंचाई के बाद लगभग आपको सिंचाई जब देते हैं 21 दिन से 25 दिन के बाद, तो उसके तुरंत बाद उसको आप अगर स्प्रे कर देते हैं तो आपका जो सकरी पत्ती वाले जो हैं
जंगली जई हुआ या आपका गुल्ली डंडा हुआ, वो कंट्रोल हो जाता है, उसका निदान हो जाता है। और चौड़ी पत्ती वाले के लिए किसान भाई जानते ही हैं और करते भी हैं बहुत लोग, तो उसके लिए 2,4-D है। लगभग 500 से 600 ग्राम 2,4-D आप ले लीजिए और 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर, और उसको जैसे सिंचाई देते हैं उसके 1-2 दिन के बाद, या जब चलने लायक उसमें पैर धंसने लायक नहीं हो, पैर नहीं धंसे लेकिन नमी रहे, तो उसमें आप उसको स्प्रे कर दीजिए, तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उसका नियंत्रण हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अगर हाथ से खुरपी से अगर निकाले तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा, मिट्टी भी सही रहेगा, और आगे के लिए जो है आपका खेती के लिए ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। आपका वातावरण और खेत और मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है तो बेहतर होगा। सिंचाई के लिए खेत में क्यारी नुमा आकार बनाने से पानी की बचत होती है तथा फसलों को पानी भी मिल जाता है। या रेनगन नामक उपकरण का प्रयोग करने से फसलों पर सही मात्रा में पानी फसलों को मिल जाता है। इन्हीं सब तकनीकों का प्रयोग कर किसान गेहूं फसल में सिंचाई प्रबंधन कर गेहूं फसल से ज़्यादा उपज कर मुनाफा कमा सकते हैं। तो गेहूं की सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी तो आपने ले ही ली, तो चलिए हम जानकारी और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा विराम और लेंगे। तब तक देखिए आप ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि गर्मा फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, क्या क्या सावधानी बरतनी होगी जिससे फसल अच्छी हो जाए। तो चलिए इसकी जानकारी के लिए हम आपको सीधा लिए चलेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार के पास, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे क्योंकि अभी खेतों में फसल लगा हुआ है और जब ये फसल कट जाएगी तो गर्मी के समय में गर्मा फसल कैसे लगाएंगे, खेतों की तैयारी कैसे करेंगे, इसी संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को जोहार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, क्योंकि अभी खेतों में फसल लगा हुआ है और गर्मी का समय आने वाला है और गर्मा फसल के लिए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि वो खेतों का चुनाव कैसे करेंगे। किसान भाइयों, अभी जो रबी फसल लगा हुआ है इसके बाद हम लोग गर्मा फसल लगाएंगे। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो हम लोग गर्मा फसल लगाते हैं उसमें गर्मा धान हुआ, उसके बाद अब गर्मा मूंग लगाएंगे, गर्मा मक्का लगाएंगे, कुछ गर्मी में होने वाले सब्जी लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग का खेत जो है वो कैसे कहाँ पर अवस्थित है, वो यानी उसको ध्यान देने का बात है कि जो खेत का ऐसा जगह चुनाव करेंगे कि जहाँ पर सिंचाई आसपास हो और उस खेत का मिट्टी जो है अच्छा हो, उपजाऊ हो तो अच्छा है। उसके लिए सबसे पहले जो है खेत को 2-3 बार हम लोग देसी हल या फिर ट्रैक्टर से जुताई कर लेते हैं। जब अंतिम जुताई के समय उसमें गोबर या कंपोस्ट है उसका पर्याप्त मात्रा उसमें खेत में अंतिम जुताई के समय डालते हैं। जैसे अगर सब्जी लगा रहे हैं तो उसमें प्रति हेक्टेयर कम से कम 8 से 10 टन सड़ा हुआ गोबर खाद दें, अवश्य दें। अगर खेत या जो ज़मीन है उसमें उसका जो मिट्टी है वो अगर एसिडिक है तो कतार अंतिम
जुताई के बाद, जब पाटा चलाने के बाद फिर से जिसमें हम लोग रोपाई या बुआई करेंगे बीज का, उस कतार में भी हम लोग अगर एसिडिक ज़मीन है तो उसमें 1 से 1.5 क्विंटल चूना का भी अवश्य व्यवहार करेंगे, ताकि जो है वो मिट्टी जो है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए और आवश्यक पोषक तत्व है वो पौधा को या फसल को आसानी से उपलब्ध हो जाए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दी कि खेतों का चुनाव कैसे करेंगे, उसकी तैयारियां कैसे करेंगे। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गर्मा फसल के लिए कौन कौन से मुख्य रूप से फसल का उपयोग करेंगे। गर्मा जो फसल है उसमें जैसे हम लोग गर्मा मूंग लगाते हैं, तो अभी फरवरी से लेकर के मार्च तक उसका हम लोग बुआई करते हैं। उसमें कुछ जो मुख्य बात ध्यान देने का है, उसमें जो है वेराइटी गर्मा मूंग के लिए जैसे SML 668 होता है या फिर पूसा विशाल, ये इसका जो है किसान भाई अगर खेती करते हैं तो ये अच्छा उपज देता है। इसके बाद हम लोग गर्मा धान लगाते हैं, तो इसी सीजन में रबी के बाद उसका जो है तैयारी अभी शुरू कर देते हैं। पहले तो बिचड़ा तैयार करते हैं, बिचड़ा ऐसे किस्म का तैयार करते हैं, ऐसा किस्म लगाते हैं गर्मा धान का जो कि मध्यम अवधि का हो, जिसमें जैसे IR 64 हुआ, ललाट हुआ, नवीन हुआ या सहभागी, जो कि 120 15 दिन 20 दिन 25 दिन में तैयार, यानी मध्यम अवधि का जो है वो तैयार मध्यम अवधि में तैयार हो जाता है। इसके बाद आपका गर्मा मक्का आता है, तो गर्मा मक्का भी हम लोग जो है वो उसका भी लगाने का समय आ रहा है, और वो जो है हम लोग 15 फरवरी तक अवश्य लगा देना चाहिए। इसमें कुछ जो अनुशंसित किस्में हैं उसमें आपका बिरसा विकास मक्का 2, सुहान 1 और जो कुछ हाइब्रिड है जिसमें कंचन है या फिर पायनियर या फिर महको, ये सब का जो अभी जो अच्छा जो हाइब्रिड है वो अच्छा उपज देने वाला, उसको भी अभी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो है गर्मा सीजन में सब्जी की खेती भी होती है, जिसमें कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, या फिर अभी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां में जैसे लौकी, आपका नेनुआ, झींगी, करेला और ये सब का जो है अभी से जो उसका पौधा तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तो उसका भी अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, इन सब्जियों को लगाने के लिए जो अभी आपने बताया कद्दू वर्गीय सब्जी जो लगाया जाता है गर्मी के मौसम में, तो इन सब्जियों को लगाने के लिए रासायनिक खाद कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करनी चाहिए? किसान भाई अभी जो सब्जी लगाएंगे या फिर अन्य जो गर्मा फसल लगाएंगे उसमें आप कंपोस्ट का मात्रा अवश्य दें। जैसे कि गर्मा सब्जी है तो उसमें प्रति हेक्टेयर कम से कम 8 से 10 टन गोबर या सड़ा हुआ खाद का प्रयोग करें। अगर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो वो कम मात्रा उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर खेत ये गर्मा मूंग लगा रहे हैं या फिर आप गर्मा मक्का लगा रहे हैं, तो अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें चूना का भी व्यवहार अवश्य प्रति एकड़ 1 से 1.5 क्विंटल कतार में अवश्य करें, जिससे कि आपका अगर ये थोड़ा भी अम्लीयता है तो उसमें सुधार होता है, और आपका जो स्फुर जो खाद है वो अम्लीय मिट्टी में वो घुलनशील नहीं होता है। अगर चूना का व्यवहार करने पर वो उसका घुलनशीलता बढ़ जाता है और पौधा जो है आसानी से उसको ले लेता है, जिससे उपज में करीब 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है। डॉक्टर साहब, गर्मी के समय में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो फसलों में सिंचाई कितनी मात्रा में करनी चाहिए, कितने अंतराल में करनी चाहिए ताकि फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो? जैसे गर्मा धान है तो उसमें तो ऐसा जगह हम लोग खेत का चुनाव करते हैं जहाँ पर कि पानी आसानी से उपलब्ध हो, तो उसमें हमेशा पानी का ज़रूरत होता है। लेकिन गर्मा मूंग के लिए जो है 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त होता है। इसके अलावा जो हम लोग गर्मा मक्का लगाते हैं तो उसमें भी अभी 5-6 सिंचाई तक में अच्छा उपज प्राप्त कर लेते हैं किसान भाई। और सब्जी है तो सब्जी गर्मा सब्जी में हर
2-3 दिन 4 दिन पर के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करना चाहिए। ऐसे भी अगर किसान भाई देखते हैं कि जिस खेत में सब्जी लगा हुआ है तो अगर पत्ता थोड़ा भी मुरझाने लगे तो उसमें अविलंब सिंचाई कर देना चाहिए। किसान भाइयों, एक चीज़ का ध्यान दें, उर्वरक का इस्तेमाल करने के पहले आप ये अवश्य अपने खेत की मिट्टी का जो है वो जांच करवा लें। इससे कि पता चलता है कि आपके जो मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध है और कितना मात्रा में है, और उसके जो जांच का रिपोर्ट है उसको देखने पर आपको पता चल जाएगा कि हम जो अगला फसल लगा रहे हैं उसमें कौन सा पोषक तत्व कितने मात्रा में हमको देना चाहिए। जैसे कोई भी मिट्टी में अगर नाइट्रोजन या फास्फोरस की मात्रा कम है तो जो अगला फसल लेंगे उसमें उतना ही, जितना अनुशंसा किया गया उतना ही देंगे, तो इससे आपका जो है बचत भी होगा और पौधे की जो है उचित, उससे फसल से उचित जो है आप फायदा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा गर्मा फसल में खेतों की तैयारी करने के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। हमें उम्मीद है इसका भरपूर आप लाभ उठाएंगे और अच्छी फसल प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को जोहार। आशा करती हूँ किसान भाई बहनों की आज की जानकारी से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो जाने से पहले हमारा पता एक बार लिख लें, जिससे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार।